वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। हमने आगे 8 लेक्चर के अंदर पार्ट 1 कंप्लीट किया इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम। 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है चैप्टर। पार्ट 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, पार्ट 2 आयोनिक इक्विलिब्रियम। पार्ट 1 जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके टोटल 8 लेक्चर विथ MCQ सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया हमने। तो वो MCQ और वो वीडियो देखने बाकी है तो पहले वो वीडियो कंप्लीट करो, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम से नीट JEE में एक MCQ होता ही हर बार। अब पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ से भी एक MCQ या 2 MCQ बनते हैं। तो आयोनिक या इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर इक्विलिब्रियम में वहाँ से 2 से 3 MCQ नीट के लिए और JEE के लिए भी 2 MCQ बनते हैं। तो चैप्टर पर खास फोकस करना। चैप्टर बहुत सिंपल है, हाँ कंटेंट बहुत ज़्यादा है चैप्टर में, लेकिन चैप्टर ओवरऑल अगर देखने जाओ ना तो सिंपल है। तो वो वीडियो देख लो पहले, फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना। चलो आज आयोनिक इक्विलिब्रियम उसका इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले, और क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में वो। चैप्टर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम। बेसिक समझने की ट्राई करो। माइकल फेराडे की बात चल रही है यहाँ पर। इन 1850 में माइकल फेराडे इलेक्ट्रिसिटी और उसकी कंडक्टिविटी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। 1850 की बात है। तो कंडक्टिविटी और उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है माइकल फेराडे, और वहाँ पर उसने बहुत बढ़िया चीज़ें समझाई है। माइकल फेराडे केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑलमोस्ट सभी फील्ड के अंदर आता है माइकल फेराडे। तो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो समझना, क्योंकि हमें आयोनिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है। वहाँ से ही समझ में आ जाएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है। फेराडे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चलो प्योर वाटर ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो प्योर वाटर तो हमें पता है कि कंडक्टिविटी क्या होगी, 0। तो अगर प्योर वाटर है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सिंपल सी चीज़ है। प्योर वाटर ले रहे हैं हम यहाँ। 2 कंटेनर ले लेते हैं प्योर वाटर के, ओके। तो प्योर वाटर है यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट। अब फेराडे ने किया क्या वो समझना। फर्स्ट कंटेनर में उसने शुगर ऐड किया, शुगर सॉल्यूशन, और दूसरे वेसल में उसने NaCl ऐड कर लिया। फिर कंडक्टिविटी चेक कर रहा है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो नो, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ। जबकि NaCl जिसमें डिसॉल्व किया हुआ है उसने वहां से करंट पास किया तो करंट पास हो गया। तो अब इसी से रिलेटेड समझा रहा है वो कि कुछ सब्सटेंस उसके एक्वियस सॉल्यूशन में करंट पास कर सकते हैं और कुछ सब्सटेंस उसके एक्वियस सॉल्यूशन में करंट पास नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों, और उसके बेसिस पर उसने जितने भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझना, यहाँ पर शुगर ऐड कर रहा है प्योर वाटर में, करंट पास नहीं हो रहा। NaCl ऐड कर रहा है, करंट पास हो रहा है। तो शुगर या दूसरा जो सब्सटेंस है उससे रिलेटेड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद भी करंट पास नहीं हो रहा, उसे उसने क्या बता दिया, इट्स कॉल्ड दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस बोल रहा है उसे वो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। जबकि दूसरे सब्सटेंस जो है जिसमें से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, उसे क्या नाम दे दिया उसने, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेसिक पहले सब्सटेंस 2 टाइप्स ऑन द बेस ऑफ द पासिंग ऑफ द करंट एंड अकॉर्डिंग टू दी माइकल फेराडे। एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो जो डिसॉल्व करने के बाद भी करंट पास करने में हेल्प नहीं करेगा, जबकि जो दूसरे है सब्सटेंस लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व करने के बाद उसमें से करंट पास होगा। बेसिक सिंपल सी चीज़ है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट शुगर, दूसरे एग्जाम्पल लेने हो तो शुगर, यूरिया, तो ये कैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। चलो इलेक्ट्रोलाइट्स भी 2 टाइप्स के, फेराडे और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को भी उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इलेक्ट्रोलाइट्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स है वीक इलेक्ट्रोलाइट।
जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो गुड कंडक्टर्स है, दे आर गुड कंडक्टर्स, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है, वो पुअर कंडक्टर्स है। समझना, इलेक्ट्रोलाइट्स भी वो है डिसॉल्व करने के बाद कंडक्टिविटी शो कर रहा है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वीक है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में कौन आएगा, HCl, H2SO4, NaOH, KOH, ये सभी कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल में अगर जाए हम तो CH3COOH, H2CO3, ALOH थ्राइस, तो ये कौन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। पॉइंट समझने की ट्राई करना, अभी भी पानी में डिसॉल्व कर रहा है, ये जो डिसॉल्व कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिसॉल्व करते हैं तो ये कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, जबकि इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, पुअर कंडक्टर है। उसी से रिलेटेड आगे समझेंगे हम। अब एज एग्जाम्पल ले लो, हम HCl डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी में क्या डिसॉल्व किया हमने, HCl। अगर हम HCl डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, H+N Cl- बनेगा। अब सिंपल तरीके से समझना कि t=0 टाइम पर मैंने अभी 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे HCl के, कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, 100 मॉलिक्यूल्स लिए HCl के, 100 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, t=0 टाइम है, पानी में नहीं डाला, ओके, 100 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, तो H+ और Cl- कितने होंगे, अभी तो 0। लेकिन जब उसे हम डिसॉल्व कर देते हैं उसके बाद चेक कर रहे हैं तो अंदर HCl कंप्लीटली क्या हो रहा है, आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब HCl कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर H+N Cl- बना रहा है 100%। तो H+ कितने बनेंगे बोलो इसमें से, 100, Cl- कितने बनेंगे, 100, और ये कितने हो जाएंगे HCl, 0। मतलब यही तो रिएक्टेंट है और यही तो प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हुई, 100% कंप्लीट बन रही है ना, तो इसमें इक्विलिब्रियम जैसा कोई स्टेज होगा, नो, समझना, इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। हमने रिएक्टेंट ऐड किए, वो तो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है, नो, कोई इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हो रहा है यहाँ पर। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, आयोनाइज्ड हो रहे हैं, कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं 100%, उसी को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसी तरह तुम ये डिसॉल्व करो, ये डिसॉल्व करो या ये डिसॉल्व करो, वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर वीक ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3COOH, इसे डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या रिलीज करेगा ये, CH3COO- H+, ये रिलीज करेगा। अब स्टार्टिंग में t=0 टाइम पर मान लो हमने ये 100 लिया, कितने मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड के, 100, तो प्रोडक्ट होगी इनिशियल टाइम पर, तो नो, तो प्रोडक्ट तो 0 ना। लेकिन t टाइम, आफ्टर सम टाइम जब हम चेक कर रहे हैं कि कितने एसिटेट आयन बने और कितने H+ आयन बने, जब वो चेक कर रहे हैं हम तो ये 100% कंप्लीट नहीं हुआ, ये बहुत ही कम अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो कितना, एज एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 5, कितने मॉलिक्यूल्स CH3COO- के बन रहे हैं 5, H+ के कितने बन रहे हैं 5, ये कितने रहेंगे बोलो, 100 - 5 मतलब 95, तो अनआयोनाइज्ड है। क्या हुआ अब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब ये आयंस में अब कन्वर्ट नहीं हो रहे, और हो भी रहे, जितने ये अगर हो रहा है उतना ही बैकवर्ड में वापस कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा है समझना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम देख रहे हैं कि ये 100% कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, इवन कितना आयोनाइज्ड होता है, ये तो लेस देन 5% जितना आयोनाइज्ड होता है। तो यहाँ पर क्या स्टेबलाइज हो रहा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है। किसके बीच में आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है कि जितने आयंस बनने थे उतने बन गए और जितने बाकी रहने थे वो बाकी रह गए। पॉइंट समझना, यही इंपॉर्टेंट है कि ये मान लो कंटेनर है, हमने कितने CH3COOH ऐड किए 100 में से CH3
COOH कितने अमाउंट में अभी भी पड़ा हुआ है अंदर? 95। अनआयोनाइज्ड है वो, आयोनाइज ही नहीं हुआ वो तो। और CH3COO माइनस कितने हैं? 5। और H प्लस कितने हैं? 5। मतलब ये तो किस में चला गया? इक्विलिब्रियम में चला गया। ये यहां पर क्या हो गया? एकदम स्टॉप। अगर हम टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन कुछ चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर तो कुछ चेंज नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि यस, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है किसके बीच में? आयन, जो आयोनाइज्ड है वो और जो अनआयोनाइज्ड है वो, उनके बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। तो पॉइंट समझने की ट्राई करना है यहाँ पर। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में आ रहा है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज बिटवीन नॉन आयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड आयन्स के बीच में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। इसी को बोलेंगे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम हम किसके लिए पढ़ेंगे? क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ेंगे हम? नो, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा। क्या हम वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम? नो, क्योंकि वो तो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम किसके लिए पढ़ने वाले आयोनिक इक्विलिब्रियम? ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ने वाले हम यहाँ पर। तो यही है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में स्टेबलाइज हो रहा है? जो नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंस है वो, मॉलिक्यूल्स है वो, और जो आयंस बन गए वो। हाँ, अगर इसमें हम पानी ऐड करें तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? बढ़ेंगे। और पानी ऐड करें तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? और आयोनाइज्ड होगा, मतलब डिसोसिएटेड होगा और ज़्यादा। दैट्स कॉल्ड द डाइल्यूशन। उससे ही हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। तो यही आयोनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। सब्सटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में। इलेक्ट्रोलाइट्स भी अपने पास दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, 100% आयोनाइज्ड, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कितना आयोनाइज्ड होता है? ये तो ओनली लेस देन 5% जितना ही आयोनाइज्ड होता है। अब उसके बाद हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% क्या हो रहा है? आयोनाइज्ड हो रहा है। इसमें तो कोई इक्विलिब्रियम की जरूरत ही नहीं है। जितने रिएक्टेंट्स लिए उतनी प्रोडक्ट्स बन रही है, सामने 100% कन्वर्ट हो गया, तो कोई इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा। अगर होगा तो भी बहुत ही माइन्यूट होगा। ओके। दूसरे नंबर पर एसिटिक एसिड है, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। कितना आयोनाइज्ड हुआ? एज एग्जांपल हमने मान लिया कि 5 मॉलिक्यूल्स बने, ये 5 मॉलिक्यूल्स बने, ये तो 95 मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रह गए। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि जो नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स है और जो आयोनाइज्ड है उनके बीच में क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। इट्स कॉल्ड द आयोनिक इक्विलिब्रियम। और पूरे चैप्टर में हमें, मतलब सेकंड पार्ट में, आयोनिक इक्विलिब्रियम इसी से रिलेटेड पढ़ना है। इट्स कॉल्ड द आयोनिक इक्विलिब्रियम। पहले ये लिख लो थोड़ा और आगे देखना है हमें। चलो नेक्स्ट आगे। चलो यहाँ पर ध्यान रखना, हमने देखा कि HCl कंप्लीटली क्या हो रहा है? आयोनाइज्ड हो रहा है। CH3COOH पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है। ऐसा क्यों? कुछ तो रीज़न होगा ना। तो इसका आयोनाइजेशन तो क्या है? 100% आयोनाइजेशन हो रहा है इसमें तो, जबकि इसमें जब देख रहे हैं हम तो ये तो पार्शियली क्या हो रहा है? आयोनाइज्ड हो रहा है। तो आयोनाइजेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? आयोनाइजेशन किसी पर तो डिपेंड करेगा ना। आयोनाइजेशन डिपेंड्स ऑन, इंपॉर्टेंट MCQ, आयोनाइजेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? ओके। तो आयोनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कि कितना आयोनाइजेशन होगा कि नहीं। फर्स्ट नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। अगर मान लो बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो क्या वो आसानी से रिलीज हो सकते हैं? नो। दूसरे नंबर पर तो एक नंबर क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड वीक होगा, इजीली टूट जाता है, वो क्या होगा? इजीली आयोनाइज्ड हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर है सॉल्वेशन।
तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, और दूसरे नंबर है एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन एंड देयर आयंस, और सॉल्यूशन की वजह से कितने आयंस बन रहे हैं। तो सेकंड नंबर किस पर, सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन है क्या, तो सॉल्वेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में कितना इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में कितना इंटरेक्शन है, इट्स कॉल्ड द सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो एज एग्जाम्पल HCl है या NaCl ले लेते, एग्जाम्पल HCl जो लेना है वो, HCl के आसपास में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सॉल्यूशन। यही क्या है, सॉल्यूशन है। जितने ज़्यादा होंगे उतने H+NCl- रिलीज करेगा वो। तो दो फैक्टर्स जो आयोनाइजेशन डिसाइड करेंगे वो कौन से, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड और दूसरे नंबर पर है सॉल्वेशन। चलो उसके बाद आगे एक और 2 और 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और पढ़नी हमें। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है अपने लिए, जो यहाँ पर पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रोलाइट्स, तो कौन से टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे वो, तो जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। कौन, एसिड बेस, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, ये क्या है, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ही एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ही है ये। आगे अब एसिड्स भी अपने पास तो 2 टाइप के, भाई जो इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप के होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा। जो एसिड स्ट्रॉन्ग है वो क्या होगा, 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा। जो वीक एसिड है वो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल है वो याद रखना खास, HCl, H2SO4 एंड HNO3, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो वीक एसिड के अंदर कौन है, CH3COOH, जिसके साथ सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं एसिडिक एसिड, CH3COOH। HCN कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ये तीनों क्या है, वीक एसिड्स है। जब भी हम वीक एसिड्स के ज़्यादातर एग्जाम्पल लेंगे ना तो एसिडिक एसिड से रिलेटेड लेंगे। चलो उसी तरफ क्या है अपने पास, तो बेसिस भी है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक होते हैं। बेस भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक की तरह होते हैं वो तो चलो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है और वीक कौन है वो, तो स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल अगर लिखने हो हमें तो कौन से लिखेंगे, NaOH, KOH, ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस के अंदर एग्जाम्पल लिखने हो तो कौन है, AlOH थ्राइस, देन NH4OH, तो ये कौन है, वीक बेस की तरह बिहेव करेंगे ये, AlOH थ्राइस एंड NH4OH। और भी है लेकिन इतने तो याद रखना। तो चलो एसिड स्ट्रॉन्ग वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, सॉल्ट्स, चलो सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से बनते हैं। सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे सॉल्ट्स बना लेंगे, दैट्स ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा तुमने आगे। तो सॉल्ट्स बनते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से। अब एसिड कोई भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, वीक स्ट्रॉन्ग के साथ, वीक वीक के साथ। तो हमारे पास सॉल्ट्स 3 टाइप के होंगे, सॉल्ट्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, सॉल्ट्स एसिडिक भी हो सकते हैं और सॉल्ट्स बेस भी हो सकते हैं। हाँ वो डिपेंड क्या कर रहा है कि कौन से टाइप का एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन से टाइप का बेस पार्टिसिपेट कर रहा है। सॉल्ट से रिलेटेड और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो यहाँ पर ध्यान वापिस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तो हम यही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, इसी से रिलेटेड पढ़ना है, पूरा एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड पढ़ना है। अब एसिड्स तो बेसिक, एसिड्स का मतलब तो पता ही होगा तुम्हें, बेसिक क्या है, एसिड क्या है, एसिडस वर्ड से आया, सॉर टेस्ट में होता है। एसिडस मतलब क्या होगा, सॉर टेस्ट, तो इसका टेस्ट सॉर होता है और वही लैटिन वर्ड है एसिडस, तो इसीलिए उसे क्या बोलेंगे हम, एसिड।
फिर ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्शन करते हैं तो क्या लिबरेट करेंगे, H2 गैस लिबरेट करते हैं। बेस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट में होते हैं। नेक्स्ट कैसा फील होता है वो, सॉपी जैसा है ना, सॉप जो है ना साबु, वो क्या है, बेस ही है। अब सॉल्ट, बहुत सारे हैं सॉल्ट तो ओके। तो उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट्स आगे कवर कर रहे हैं हम। पहले ये भी लिख लो पहले ये। चलो एक लास्ट, जो सॉल्ट है सॉलिड क्रिस्टल में होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्वेश्चन ही समझ लो। NaCl इजीली क्या होगा, डिजोल्व इन वाटर। पानी में अगर हम NaCl डालेंगे तो क्या उसे हीट करने की ज़रूरत है, नो, ऐसे ही डिजोल्व हो जाएगा और कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। कंप्लीटली क्या हो जाता है वो, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्वेश्चन ये है। NaCl को पानी में ऐड करने से NaCl क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। सब मानते हैं ये, तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर कि क्यों डिजोल्व हो रहा है, उसके रीज़न निकालने। तो उसके दो रीज़न है यहाँ पर। NaCl इजीली डिजोल्व इन वाटर, उसके दो रीज़न समझना। फर्स्ट, पानी में डिजोल्व कर रहे हो क्या, तो पानी का जो डाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट है हाई होता है, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो वाटर के लिए याद रखना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80। कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, 80। एयर का 1 है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वही समझना है हमें। तो NaCl में क्या होगा, कैटायन और एनायन, Na+N Cl-। कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज। समझना, मतलब ये अगर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है तो Na+ एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए, इंटरेक्शन ज़्यादा है तो। लेकिन NaCl को हमने किस में डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर में। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज़्यादा है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर क्या रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दो जो चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज, एक दूसरे को दूर कर रहा है। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का रिलेशन क्या है, एक दूसरे से इन्वर्सली। याद रखना होगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इट्स इन्वर्सली क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। MCQ है ये। इसका मतलब ये हुआ, जो मीडियम में हम NaCl डिजोल्व कर रहे हैं और उसका डाइलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। हवा में NaCl डिजोल्व होगा, नो, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का कितना है, 1 है। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 80 है। इसीलिए वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज इट्स हैविंग अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कितना है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 80 है। डायरेक्ट याद रखना। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है। किसमें रेजिस्टेंस करता है, ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का रेजिस्टेंस करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उतना कम। तो ये दोनों को क्या कर देगा, दूर कर देगा। दूर कर दिया मतलब आयोनाइज्ड हो गया ना, कैटायन अलग और एनायन अलग। पास में आने की ट्राई करेंगे लेकिन नहीं आ पाएंगे। दूसरे नंबर पर दूसरा रीजन क्या है, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझना, ये भी बढ़िया है। ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी, कि जब Na+ और Cl- को अलग होना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना हमें। सिंपल तरीके से समझो, कैटायन है एनायन एक दूसरे से जुड़े हो, बॉन्ड बनाया हुआ है। जब हम एनर्जी देंगे तब तो वो कैटायन एनायन अलग होंगे, सही ना, यही होना चाहिए। लेकिन क्या NaCl हम पानी में डालते हैं तो क्या उसे हीट करते हैं, नो, ऐसे ही वो तो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है NaCl की। कैसे, जब हम NaCl को डिजोल्व करेंगे तो जब वो डिजोल्व होता है
आयोनाइज्ड हो जाता है। कौन? NaCl, मतलब Na प्लस एन Cl माइनस जब अलग होंगे तब वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, मान लो हमें तोड़ने में कम एनर्जी चाहिए, उसे तोड़ने में हम क्या कर रहे हैं? कम एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन जब वो अलग हो रहे हैं ना तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। गिवन की कंपेयर में रिलीज क्या है यहाँ पर? ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, मतलब जब ये एनर्जी, इन्होंने एनर्जी रिलीज की NaCl टूटकर, ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना वो दूसरे NaCl को तोड़ने में मदद करेगी। दूसरा NaCl टूटा तो एनर्जी क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ NaCl को जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो पानी हल्का सा क्या होगा? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किसकी वजह से? हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। तो क्वेश्चन यहाँ पर NaCl इजीली डिजोल्व इन वाटर, वाई? तो दो रीजन है, बिकॉज द फर्स्ट क्या है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर इज वेरी हाई, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? इट इज अ रेजिस्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज। हो गया। सेकंड नंबर पर हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या है? हाई। हाइड्रेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन ये होगी व्हेन आयंस आर सेपरेट एंड रिलीज द एनर्जी। आयंस एक दूसरे से क्या होंगे? जब रिलीज होंगे और जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ओके, इट्स कॉल्ड द हाइड्रेशन एंथैल्पी। 1 mole of the ions are dissociated and release energy in gaseous ions, in gaseous, it's called the hydration enthalpy, अगर प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो ये दो की वजह से NaCl क्या हो रहा है? इजीली डिजोल्व हो रहा है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। रीजन क्या है? ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। तो ये इंट्रोडक्शन आयोनिक इक्विलिब्रियम से। आयोनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम पढ़ेंगे क्या? किसके अंदर आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो आयंस बन रहे हैं और जो नॉन आयोनाइज्ड है उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। एक बार एसिड से रिलेटेड पढ़ेंगे हम, एसिड के अंदर फाइंड करेंगे, बेस के अंदर फाइंड करेंगे, सॉल्ट्स के अंदर भी आयोनाइज फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम। तो इसी से रिलेटेड हमें 3-4 टॉपिक्स तो और पढ़ने आगे। तो पहले ये लिख लो ये क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट ये